स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि अक्टूबर का महीना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खराब गया है। काफ़ी लंबे समय बाद आपको देखने को मिलेगा कि भारत के स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक यहाँ पर गिरावट हुई है। और इसके पीछे का कारण भी अगर आप देखिए तो बहुत से लोग शायद जानते भी होंगे, ये है FIIs, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बाहर के जो निवेशक हैं, जब वो बहुत सारा पैसा भारत के स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन अगर वो वही पैसा बाहर निकालते हैं तो उसमें आपको गिरावट भी देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये जो पैसा निकाल रहे हैं भारत से, वो कहाँ पर जा रहा है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि सिर्फ चाइना ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सब कुछ ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा और आपको काफ़ी अच्छा जानने को मिलेगा। पूरा सिनेरियो चल के आ रहा है स्टॉक मार्केट में, काफ़ी कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, मतलब कि एक ऐसा कोर्स, चाहे वो बिगनर हो, ऑलरेडी आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, आप सभी के लिए क्यूरेट किया गया और सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा ये पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने बहुत सारा पैसा भारत के स्टॉक मार्केट से निकाला है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा भारत से बाहर निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, चाइना तो एक एग्जाम्पल है ही है कि चाइना में बहुत सारा पैसा इस समय लगाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, वहां पर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा भारत से निकालकर चाइना में ही जा रहा है। यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो और भी स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं। और ये तीनों अगर आप देखिए, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, अक्टूबर के महीने में अगर आप देखोगे, या फिर चलो 2024 में अगर आप देखिए, मतलब 2024 में अभी तक इन तीनों मार्केट में, दैट इज साउथ कोरिया, जापान एंड इंडोनेशिया में $18 बिलियन निवेश किया गया है। और वहीं अगर आप भारत की बात करें तो सिर्फ अक्टूबर के महीने में $8 बिलियन पैसा निकाला गया है। तो भारत से पैसा बाहर गया है 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। और अक्टूबर के स्टार्टिंग में यहाँ पर काफ़ी चर्चा भी हो रही थी, हर कोई चाइना के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि चाइना ने जिस तरह का पैकेज लेकर आए हैं, जो स्टिमुलस पैकेज लेकर आए हैं, इसकी वजह से वहाँ का स्टॉक मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और फॉरेन निवेशकों को वो मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं आपको कुछ चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ, इसमें ध्यान से देखिएगा। ये आपको कंट्री का नाम दिख रहा होगा, ये ईयर टू डेट, मतलब कि 2024 में अब तक कितना निवेश आया या फिर गया, और MTD का मतलब होता है मंथ टू डेट, मतलब सिर्फ अक्टूबर के महीने में अभी तक कितना पैसा आया या फिर गया। तो भारत का अगर आप एग्जांपल लें तो अक्टूबर के महीने में $9100 मिलियन, मतलब $9 बिलियन करीब करीब भारत से पैसा निकाला गया है। और अगर हम पूरा ले लें 2024 का, क्योंकि 2024 के स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो भारत में खाली पैसा आ रहा था, पैसा ये लोग डाल रहे थे, लेकिन अचानक से अक्टूबर के महीने में पैसा इन्होंने निकाल लिया। तो नेट अगर आप देखिए तो अभी भी हम पॉजिटिव में हैं, मतलब $1 बिलियन अभी भी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, $1-2 बिलियन। वहीं साउथ कोरिया का आप एग्जांपल लीजिए, यहां पर अक्टूबर में थोड़ा सा पैसा निकला है, लेकिन ओवरऑल इस साल का अगर आप देखिए नेट, तो $8 बिलियन टोटल पॉजिटिव है, मतलब इतना फॉरेन निवेशकों ने पैसा डाला है। वहीं इंडोनेशिया में भी आप देख सकते हो। और जापान का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो जस्ट उल्टा हुआ है। जापान में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा निकल रहा था, निवेश नहीं कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली जापान के अंदर भरकर पैसा आया है, $12 बिलियन अक्टूबर के महीने में सिर्फ यहां पर जापान में निवेश किया गया है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह बनता है कि आखिरकार निवेशक इतना सारा पैसा भारत से क्यों ले जा रहे हैं, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि चाइना के अलावा भी जैसे साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वहां पर पैसा ये लोग निवेश कर रहे हैं। तो ये ब्रॉडर शिफ्ट दिखाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरेन निवेशक सिर्फ एक ही जगह पैसा कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो इसको डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग देशों में। और देखिए, कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत से पैसा जो निकाल रहे हैं वो एक तरह से टेम्पररी भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स पे ड्राइव करता है। सबसे पहला फैक्टर है कि ऑलरेडी भारत में यहाँ पर इतना ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया था, स्टॉक के प्राइसेस ऑलरेडी इतने बढ़ गए थे कि प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मान लो कोई भी निवेश कर रहा है पैसा भारत के बाजार में, तो उसको लगेगा कि उसका पैसा बढ़ गया है तो वो प्रॉफिट भी तो लेगा। ऐसा तो है नहीं कि बस डालता जाएगा पैसा, कभी ना कभी तो निकालना था। एक तो ये है। फिर दूसरा यहाँ पर ये भी है कि फॉरेन निवेशकों को यह लग रहा है कि इस समय प्रेजेंट में भारत से ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, इसलिए वो लोग पैसा वहां पर ले जा रहे हैं। एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ भारत की खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म अभी भी निवेशकों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अभी प्रेजेंट में जो वैल्यूएशंस और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं, और टाइमिंग भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है कि उस समय किस मार्केट में कितना वैल्यूएशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, भारत में अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जिसको कहा जाता है, वो 24 टाइम्स है, 24x। वहीं अगर आप इंडोनेशिया देखो तो सिर्फ 18x है, ताइवान 23, साउथ कोरिया सिर्फ 13 है। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया जैसे देशों में ये लोग पैसा लगाएंगे ना, क्योंकि वहां पर चांसेस ज़्यादा हैं पैसा बढ़ने के। और इसके अलावा भी एक और चीज़ें कही जा रही हैं कि इंडोनेशिया और वियतनाम अगर आप देखोगे तो वहां पर जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास में अगर आप देखिए एब्सोल्यूट टर्म्स के मामले में ये 4th लार्जेस्ट सेल ऑफ अभी तक का आपको देखने को मिलेगा। देखो, एक तो हो गया यहां पर चाइना में पैसा जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं। और वो फैक्टर्स क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप भारत का फंडामेंटल्स देखो तो वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। जैसे अभी सितंबर महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ था वो 4 मंथ लो पर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जीएसटी कलेक्शन कम है इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज उतने बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि जब वो बिकेंगे तभी तो जीएसटी कलेक्शन अच्छा होगा। तो ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हो सकता है ये शायद थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ इशारा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई रिसेशन आ रहा है ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते आप देख सकते हो, पिछले महीने का जो जीएसटी है वो 1.7 लाख करोड़ है। फिर इसके अलावा भी यहाँ पर जो हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो भी आपका 8 महीने के सबसे लोएस्ट में आया है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ग्लोबली जो मार्केट है वहां पर प्रोस्पेक्ट काफी बेटर दिख रहा है, और इसीलिए वो लोग अपना पैसा उधर ले जा रहे हैं। फिर इसके अलावा अगेन आप देख सकते हो, जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि जो 18 MSCI इंडियन कंपनीज है, मतलब जो मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स वाला जो होता है ना, उसमें 18 कंपनीज हैं, उसमें से 11 का रिजल्ट आए हैं, और 11 ने अपना जो एस्टिमेट है वो मिस किया है, कि उन्होंने सोचा था कि इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो कंपनीज का भी परफॉर्मेंस अभी कुछ खास नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे हैं। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि मान लो अगर फॉरेन निवेशकों ने अभी तक भारत में ही अपना सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा था, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं, उसको कहीं और दूसरे देश भी ले जा रहे हैं ताकि पूरा रिस्क ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके अलावा अब क्या इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो, फॉरेन निवेशक तो अपना पैसा निकाल रहे हैं समय, लेकिन बचाने कौन आ रहा है? बचाने आ रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज के डेट में भारत के स्टॉक मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कितना स्ट्रांग हो गए हैं। मान लीजिए अगर आप कुछ साल पहले देखो, 10-15 साल पहले अगर आप देखोगे, सेम इतना ही $8-9 बिलियन अगर फॉरेन निवेशकों ने पैसा निकाला होता भारत के स्टॉक मार्केट में, कम से कम आप मान लीजिए कि 15% के आसपास क्रैश हुआ होता मार्केट। लेकिन अभी क्या है, निफ्टी जो क्रैश हुआ है वो सिर्फ 5 से 6% ही क्रैश हुआ है। तो ये इसका कारण यह है कि जब फॉरेन निवेशक पैसा निकाल रहे हैं तो अभी भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। जी हाँ, और कितना लगा रहे हैं? लगभग $8 बिलियन उन्होंने अक्टूबर में अकेले लगाया है। तो आप समझिए $9 बिलियन फॉरेन निवेशकों ने निकाला है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने $8 बिलियन पैसा डाला है। तो लगभग ये सेम हो गया, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि हमारा जो मार्केट इकोसिस्टम है वो काफी मैच्योर हो गया है, और यहां पर डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स का वैल्यू काफी बढ़ गया है, पहले जैसी बात नहीं रही है। तो फाइनली यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो भी कुछ हो रहा है ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंसर्निंग है या फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम है? देखो, लॉन्ग टर्म के लिए भारत अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बताता हूं, चाइना में अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। वहां का जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो हार्डली 4% बताया जा रहा है, वहीं भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5-7% के ऊपर ही बताया जा रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जो मॉर्गन स्टैनले का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स होता है उसमें भारत की कंपनीज का वेटेज ये 2021 में 9% था, ये बढ़कर अब हो गया है 20%। वहीं चाइना की कंपनीज का जो वेटेज है वो 40%
6% से गिरकर 24% हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या, आगे क्या होने वाला है? देखो, आगे आने वाला जो महीना है, नवंबर का महीना, वो काफ़ी हद तक चीज़ें टेस्ट करेगा। यहाँ पर ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कि यूएस इलेक्शन है, मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, वो काफ़ी हद तक क्रूशल रोल प्ले करेंगी कि स्टॉक मार्केट किस दिशा में जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो हमारा फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो टर्म है यूरिबोर, ये एग्जैक्टली किस चीज से एसोसिएटेड है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। और जैसा मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स लेना चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, इससे भी कम दाम पर प्रॉब्ली आपको मिल जाएगा इस समय। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।